अस्सलाम वालेकुम। चेहरों पे आज खुशियाँ हैं। आज वो जो दुख था 2 हफ्ते पहले, जो रोती भी चेहरे आए थे, आज खुशी से झूम रहे हैं। क्यों? सिलेबस ख़त्म हो गया। जल्दी नहीं ख़त्म हो गया, दोबारा से स्टार्ट करता है। हाँ, मंडे से वेव 2 स्टार्ट करता है। अच्छा जी, चैप्टर 14 कल हमारा हो गया था 15 और 1 इज़ द टारगेट फॉर टुडे। मगर उस टारगेट पे टाइम लगाने से बेहतर है कि हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लें। एग्ज़ाम अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी। ऑल्दो 15 और 1 कोई अराउंड 45 मिनट्स तक का एक लेक्चर आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर आपको पता है मोर और लेस सारी क्राइमिंग बेस्ड बातें थी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ज़रा सा प्लानिंग के ऊपर अब बात करें कि आई कैप में जाके आप लोगों ने क्या करना है, परफॉर्मेंस कैसे देनी है। ये बातें अभी तक हुई थी नहीं ना कहीं भी, अभी रहती बातें। बस ठीक है। तो क्या सीखा इन 2 हफ्तों में? कैसा है बिजनेस लॉ? मुश्किल है, आसान है, प्रिपेयर हो गया है, हो रहा है, हो भी गया है, कुछ हो रहा है, कुछ हो जाएगा, कुछ मैं एग्ज़ाम के बाद तैयार कर लूँगा। ऐसा तो कोई नहीं बैठा हुआ जो एग्ज़ाम के बाद भी तैयार करने के मूड में हो। अच्छा जी, तो नॉर्मली मैं अपनी क्लास का स्टार्ट भी स्लाइड से करता हूँ और एंड भी स्लाइड पे करता हूँ। बस वहाँ लिखा होता है ओरिएंटेशन, यहाँ लिखा होता है लास्ट डे प्लान। अब हम लोग उस पॉइंट पे आ गए हैं कि मोर और लेस यू विल बी सेल्फ प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ ऑन। तो सेल्फ प्रिपेयरिंग के लिए भी आपको एक अच्छा प्लान चाहिए, और अच्छा प्लान आज हम लोग बनाएंगे। आपको पता है हमारे सिलेबस में 4 ग्रेड्स हैं। पहली लीगल सिस्टम 5 से 8, अगला एसेंशियल्स 20 से 25, फिर परफॉर्मेंस 25 से 30, और फिर अदर लॉज जो कि अप्रॉक्सीमेटली 35 से 52 नंबर की वेटेज रखते हैं। अगर मैं इनको चैप्टर वाइज लेके चलूं तो देख लें, 5 से 8 पे मेरे पास कितने चैप्टर्स हैं? सिर्फ 1। यानी कि कम से कम आई के आपने कितने नंबर की टेस्टिंग करनी है चैप्टर 1 से, और मैक्सिमम 8। इसमें सब्जेक्टिव पोर्शन भी शामिल है और इसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी शामिल है। तो क्या इस चैप्टर को मैं चॉइस पे छोड़ने की बेवकूफ़ी कर सकता हूँ? नहीं। तो इस चैप्टर को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना। चीज़ें मुश्किल भी लग रही हो ना, तो आपने अपने अंदर वो बच्चा जगाना जो कि मैट्रिक वाला, जिसने केमिस्ट्री बायो फिजिक्स की किताबें रटी हुई हैं, जिसको अगर मैं आज भी पूछूं कि पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था तो वो मुझे आज भी बता सकता है। किसने बनाया था? मेंडलीव ने बनाया। और उसमें एटॉमिक नंबर था और एटॉमिक मैथ्स था। तो ऐसे बच्चे मुझे चाहिए जिनका ये दिमाग अभी तक काम करता। उसके बाद ग्रेड बी आपके पास आते हैं मज़ीद 4 चैप्टर्स, चैप्टर 2 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक। ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन, इसमें जो काम की बातें हैं दैट इज़ कि चैप्टर 2 इज़ मोर ऑफ अ सेमी लॉजिकल टाइप ऑफ चैप्टर। यहाँ से बड़ा सिनेरियो आई के अपने बहुत ही कम बनाया, तो ये सेमी लॉजिकल सवाल यहाँ से बड़ी आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। सेम गोज विद चैप्टर 3। ये दोनों चैप्टर्स 3 नंबर से लेके 5-6 नंबर तक आपको सवाल निकाल के देंगे, और यहाँ से क्राइमिंग भी आई कैप टेस्ट कर सकता है। चैप्टर 4 कैन बी मार्क्ड एज वन ऑफ दोज एरियाज जहाँ से एक अच्छा तगड़ा लॉजिकल सवाल आई कैप निकाल सकता है, चाहे वो फ्रॉड में से हो, और मिसरिप्रेजेंटेशन हो, कोर्शन हो, अनडू इन्फ्लुएंस हो, मिस्टेक हो, कुछ भी हो, वॉइड एग्रीमेंट्स हो। एंड चैप्टर 5 में अगर आपको वो टेबल याद है, मैं किस टेबल की बात कर रहा हूँ? जो रूल्स वाला टेबल है। और अगर आपको डिफरेंस याद है बिटवीन अ कंटिंजेंट एंड अ वेजरिंग एग्रीमेंट,
तो चैप्टर 5 है भी बेचारा 1 पेज का, ये बड़ी आसानी से आप लोग तैयार कर लेंगे। तो क्रैमिंग, सीम्स लॉजिकल एंड प्योर लॉजिक। ग्रेड सी पे आते हैं तो हमारे पास मज़ीद 5 चैप्टर्स आएंगे 6 से लेके 10 तक। 10 इज मोर ऑफ अ क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर, और अगर यहाँ से सीम्स लॉजिकल सवाल भी आए और अगर आपकी क्रैमिंग अच्छी है तो आप इसको बड़े अच्छे से आंसर कर सकते हैं। दिस एंड दिस कैन बी रैंक्ड इक्वली 8 और 10, और 8 में हमें पता है उसका ज़्यादा फोकस कहाँ पे है, इंटरेस्टेड पार्टी वाले सिनेरियो के ऊपर। और 8 में से उसने अभी तक क्या टेस्ट नहीं किया था, अगर कुछ बातें याद हो, एक ऐसी एग्जांपल है जो उसने अभी तक टेस्ट नहीं की, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। उसका अभी तक सवाल नहीं उसने पूछा। शायद आपके अटेम्प्ट में इतने मेहरबान हो के वहाँ से कुछ ना कुछ पूछ लें। तो यहाँ से इसकी टाइप्स और पावर्स, यहाँ से 5 एग्जाम्पल्स। फिर 9 के 2 फॉर्मूलेज हैं, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल डैमेज। 9 इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस भी रखता है और 6, 7 के साथ मिला के भी रखता है, और 6, 7 अपने अंदर हैवी चैप्टर्स हैं जहाँ से आके आप लॉजिकल सवाल निकाल सकता है। और रिसेंट ट्रेंड में ये देखा गया, अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिसमें 4-4, 5-5 पार्ट्स हैं, और उनको आंसर करने के लिए 6, 7 और 9 की ही ज़रूरत पड़ती है, इसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो 6, 7, 9 को मिला के आए कि आपको 10 से 15 नंबर तक की टेस्टिंग लॉजिकल पैटर्न पे कर सकता है, करता आ रहा है, करेगा भी। और 10 और 8 इज़ मोर ऑफ अ क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर्स, जहाँ से मूड में हुआ तो वो सीम्स लॉजिकल निकाल के टेस्ट कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है? फिर आ जाए ग्रेड डी पे। अब ग्रेड डी में हमारे पास एक तो पार्टनरशिप की साइड आती है, फिर नेगोशिएबल की साइड आती है, और फिर अदर एरियाज। शुरू करते हैं ज़रा अदर एरिया से। 16, 17, 18। अब जो चैप्टर 1 का के साथ आपने करना है ना, वही आपने यहाँ पे भी कर देना। जिस तरह 1 को रट्टा लगा के तैयार करना, उसी तरह 16, 17 और 18 को भी आपने उसी पैटर्न पे तैयार करना। नेगोशिएबल 2 चैप्टर्स हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, इंडोर्समेंट, होल्डर इन ड्यू कोर्स। गिने चुने हम लोगों ने कल भी बात की थी, 3 से 4 तरह के सवाल हैं जो कि आईके बार बार घुमा घुमा के पूछता है। एंड देन कम्स पार्टनरशिप। यहाँ पे गेम ज़रा मज़े की है, प्योर लॉजिकल, सीम्स लॉजिकल और क्रैमिंग। तो यहाँ से यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड केस स्टडी दैट कैन बी ऑफ माइनर, that can be of transferee, that can be of holding out, that can be on the liabilities, authorities. चैप्टर 12 में से वो प्रॉपर्टी और फर्म से सवाल अक्सर पूछ लेता है, या जो शुरू में बातें बताई हुई हैं, राइट्स, लाइबिलिटीज़, वो जो 6% वाला पॉइंट है, एडवांस, लोन, इंटरेस्ट। एंड देन चैप्टर 11 का एक बड़ा कॉमन सा सवाल है उसके पास कि बताएं कि क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं। तो क्रैमिंग 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 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर्स प्योर क्रैमिंग वाले हैं। कौन कौन से बोला? 11, 15, 16, 17 और 18। 12 सीम्स लॉजिकल और 13, 14 लॉजिकल एरियाज। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि सर पेपर का क्या पैटर्न है, क्या तरीक़ेकार है। ऑल दो कुछ बातें आपको आइडिया होंगी। 85 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 15 मार्क्स का प्योर। अच्छा, ICAP के ना एक डॉक्यूमेंट में उसने एक बड़ी प्यारी बात लिखी हुई है, मगर वो बात सरेआम नहीं आ पाती। 60% लॉजिकल और 40% क्रैमिंग। यानी कि जो आपको सब्जेक्टिव पोर्शन आएगा 85 मार्क्स का, उसका कम से कम 40% रट्टे वाले सवालों से बना होगा। और इसका मतलब है मैं टाइप 2 की बात नहीं कर रहा, मैं टाइप 1 की बात कर रहा हूँ। और टाइप 2 भी वैसे है क्या? तो 85 को ज़रा 40 से मल्टीप्लाई करें। 85 मल्टीप्लाई बाय 40% करके बताइए आंसर क्या आता है? 34।
तो 34 नंबर तो स्ट्रेट अवे सब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। और अगर मैं इसका ब्रेकअप करना चाहूँ तो इस 34 में चैप्टर 1 शामिल होगा, 16 शामिल होगा, 17 होगा और 18 होगा। ये 4 तो फॉर श्योर शामिल होने ही होने हैं। उसके अलावा 15 हो सकता है, 11 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है, इवन चैप्टर 4 भी हो सकता है। अगर वो आपसे डिफरेंस पूछ ले बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, तो वो तो कुछ भी पूछ सकता है। हर चैप्टर को आपने कोशिश करनी है, ख़ास तौर पे वो चैप्टर जो कि प्योर लॉजिकल है, उसमें भी आपने कोशिश ये करनी है कि उसको 3 एंगल से तैयार करें। क्रैमिंग बेस्ड सवाल भी, सीम्स लॉजिकल भी और प्योर लॉजिकल सवाल। 15 का 40% क्या होगा? 6 यानी कि 6 MCQs ऐसे होंगे जो कि किससे आंसर हो रहे होंगे? क्रैमिंग से। और 9 के करीब ऐसे होंगे जो कि थोड़ी सी आपकी दिमागी टेस्टिंग मांग लेंगे। और मैं एक बात बताऊं, ICAP के MCQ सॉल्व करना बहुत आसान है। हम लोग एग्ज़ाम में क्यों पैनिक करते हैं? एनी रीज़न? किसी ने पहले पेपर दिया बी लॉ का? क्यों पैनिक करते हैं हम लोग एग्ज़ाम में बी लॉ के अंदर? स्टेटमेंट बड़ी, इसका मतलब है कि हमारी पीछे से प्रैक्टिस नहीं होती। अगर हमारी प्रैक्टिस हो तो कितनी ही लंबी स्टेटमेंट हो या मुश्किल स्टेटमेंट हो, हम कुछ ना कुछ उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात ये कि जब हम लोग सवाल को रीड करते हैं ना, तो अक्सर हमारा दिमाग कॉन्सेप्ट्स को जंबल कर रहा होता है, मिक्स कर रहा होता है। इसका आसान टोटका ये होता है कि 4 ऑप्शंस होंगे। अब चारों ऐसे भी नहीं होंगे जो कि बहुत ही करीब करीब के हों, या होते हैं? नहीं, 2 तो फॉर श्योर गलत होते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो 4 में से 2 तो आप ऑटोमेटिकली माइनस कर सकते हैं। मसला आता है बाकी 2 के ऊपर, वहाँ पे आपका अपना कॉन्सेप्ट काम आ रहा होता है। खैर, हमने नेक्स्ट वीक में जब इसकी प्रैक्टिस करनी है MCQs की, और जब फुल फ्लैश पेपर को डिस्कस कर रहे होंगे, तो ये पॉइंट सामने रखेंगे कि MCQs को भी अटैम्प्ट कैसे करना है, सोचना कैसे, क्योंकि ये सारी सोच का खेल है। आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है और आप अगर वहाँ पे बैठ के उसको इजीली सोच सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हो क्या रहा है, तो 15 में से 15 मेरा नहीं ख्याल कि मुश्किल है। और अगर यहाँ पे आप अच्छे नंबर हासिल कर लें तो 50 तक पहुँचना तो बहुत ही आसान हो जाता। ये कुछ एनालिसिस है। ऑल्दो आपने देखा होगा पहले, हम अगर थोड़ा सा इसको एक दफ़ा रीवैम्प कर लेते हैं। हम लोगों ने कहा था ग्रेड A 5 से 8। ICAP ने ऑन एवरेज कितने % पेपर निकाला यहाँ से? 6%। और रिसेंटली स्प्रिंग 24 में कितना है? 5। उससे पहले 6, 6, 7 और, यानी कि वो 6 के आसपास फिर रहा है। 1 नंबर यहाँ पे कम तो 1 नंबर यहाँ पे ज़्यादा करके उसने बैलेंस किया हुआ। एसेंशियल्स 20 से 25, ऑन एवरेज कितना है? 24%। रिसेंट पेपर में पूरा 25 नंबर टेस्ट किया था। उससे पीछे आए 20.5, 25, 24 और 23। ये 20.5 का क्या हिसाब किताब होगा? ये 0.5 कहाँ से आया होगा? MCQ से आया होगा। 25 से 30 तो ऑन एवरेज कितना है? वो 30 पे खड़ा हुआ। रिसेंटली 26, उससे पीछे देखें 29.5, 29.5, बहुत करीब करीब। और 2 अटैम्प्ट्स ऐसी हैं जहाँ पे उसने एक नंबर से उसको क्रॉस भी किया है, तो इतनी डेविएशन तो चलती है। देन 35 से 52। पार्टनरशिप को अगर मैं सिर्फ देखूँ इंडिविजुअली, तो ICAP ने 20 नंबर तक ऑन एवरेज टेस्ट किया। और रिसेंट पेपर में तो तबाही मचाई हुई थी, 26.5 नंबर का पेपर था, यानी कि 1/4 से भी ज़्यादा। उससे पीछे आए 21, 19.5, 18 और 16। नेगोशिएबल, यहाँ भी उसका हाथ हल्का है, 5.5, 10, 8, 6 और 9। ICAP का मेन स्ट्रेस ग्रेड D में कहाँ पे आपको नज़र आ रहा है? पार्टनरशिप में नज़र आ रहा है। और उसके बाद यहाँ नज़र आएगा, देख रहे हैं 26.5, 5.5 और 12। अच्छा, 12, 13, 12, 14 और, तो 16, 17, 18 में से वो ऑन एवरेज क्या टेस्ट कर रहा है? 13 नंबर। अब ऐड करते हैं, 13 जमा 6 करें 19 और चैप्टर 5 को हम 3 नंबर यहाँ से ऐड करें 22 में चैप्टर 8 के 3 नंबर ऐड करें
25। चैप्टर 10 के 2 नंबर ऐड कर लें, कंटिजेंट के 4 ऐड करें, वही पहुंच गया साहब 30 से 33 वाला साहब। तो जब आप प्रिपेयर करने बैठे हैं इन छुट्टियों में, छुट्टियां तो खैर नहीं, इन रिवीजन डेज में, तो थोड़ी सी सीक्वेंस बनाने की ज़रूरत है। वो सीक्वेंस कैसे आप लोग बना सकते हैं? कुछ ऐसे बनाई जा सकती है। सबसे पहले वो चैप्टर्स जो लाजमी आई गैप टेस्ट करता है, 1, 4, 6, 7, 13, 14 और 18। उसके बाद कुछ मॉडरेटली इंपॉर्टेंट 2, 3, 9, 12, 15 और 16, एंड देन रिलेटिवली लेस इंपॉर्टेंट 5, 8, 9, 10, 11, 17। ये सारी स्लाइड्स में अवेलेबल कर दी हुई हैं, ग्रुप डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। तो फोकस याद होना चाहिए आपका। एक काम करते हैं, 1, 4, 6, 7, 13, 14, 18 देखते हैं आई कैप ने रिसेंट अटैम्प्ट में कितना टेस्ट किया यहाँ से। 1, 4, 6, 7, 13, 14 और 18। 1, 5 जमा 14 करें ऐड, 19 जमा 4 जमा 7 जमा 13 जमा 1.5 जमा 6, 50 क्रॉस हो गए। हाँ 50 क्रॉस होता है। इसका मतलब है कि सर 3, 6, 7 चैप्टर्स ऐसे हैं जहाँ से आधा पेपर है। कितने हैं? सिर्फ 7। और टोटल कितने हैं? 18। तो हाफ से भी कम अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो यू कैन रॉक एन एग्जाम। उसके बाद क्या? 2, 3, 9, 12, 15 और 16, इसको भी चेक कर लेते हैं। 2, 3, 9, 5 + 1 2, 3, 9 +4 +12 +4 +4 कितना? 30 या 40? 30। तो 50 नंबर यहाँ से और 30 नंबर यहाँ से। चलें 75 की एवरेज लगा लें तो 75% ऑफ एग्ज़ाम 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 चैप्टर्स में घूम रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने सिलेक्टिव स्टडी करनी है। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि फोकस कहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए और फोकस कहाँ पे कम होना चाहिए। तो जब भी प्रिपेयर करने बैठें काइंडली इसकी सीक्वेंस नोट कीजिएगा। एग्ज़ाम में जाने से पहले यू शुड बी डेड श्योर कि यार ये सब कुछ आता है। हाँ थोड़ा बहुत अगर चीज़ें प्लस माइनस हो रही हैं तो उसको मैं कवर। अगर आप गौर करें तो मैंने 9 को 2 जगह पे रखा। रीज़न 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? क्योंकि 9 की टेस्टिंग भी आएगा 2 तरह से करता है। एक मिलाएगा बस 6, 7 और एक वो डन। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपके लिए निकाले हैं, बेंचमार्क सवाल। ये नया डॉक्यूमेंट जो है ये मैंने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, उससे लास्ट टाइम भी तो हर दफ़ा शेयर करता हूँ और हर दफ़ा ये सवाल चेंज होते हैं बेस्ड ऑन द रीसेंट पेपर। अब क्या आगे आई कैप पूछ सकता है, ये सारी क्लासिफिकेशन है। तो ये 40 सवाल आपने कम से कम हाथ से लिख के जाने हैं। जब भी आप चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, प्रिपरेशन हो गई, बाकी सवालों को देख लें और इन सवालों को हाथ से गुजारना। वो कितना बर्डन भी नहीं है। 1, 2, 3, 4 सवाल इसके हैं, 2 सवाल इसके हैं, 3 सवाल इसके हैं। तो जहाँ जहाँ पे फोकस ज़्यादा चाहिए वहाँ पे सवाल ज़्यादा है और जहाँ पे फोकस कम चाहिए, जिस तरह 8 में 1 सवाल है, 9 का भी 1 सवाल है, 11 का भी 1 सवाल है, 15 का भी 1 सवाल है। तो ये बेस्ड ऑन फोकस बना हुआ है। फिर एक
टिपिकल सवाल के सर 16, 17, 18 में से क्या याद करें, क्या छोड़ सकते हैं? तो अगेन जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं वो मैंने सामने क्लब कर दिए हैं। 16 में क्या है? फाइनेंशियल की डेफिनेशन, ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पनिशमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, फिर फंड की डेफिनेशन, मनी की डेफिनेशन, EFT की डेफिनेशन, स्टेट बैंक कैसे लाइसेंस को रिवोक कर सकता है, ऑपरेटर, ऑपरेशनल अरेंजमेंट्स, ये सारे वो एरियाज हैं जो कि आपने छोड़ने नहीं हैं एग्जाम में जाने से पहले। चैप्टर 17 पर्सनल डाटा, सेंसिटिव पर्सनल डाटा, इंफ्रास्ट्रक्चर और वो टेबल ऑफ ऑफेंसेस। चैप्टर 18 रेलेवेंट मार्केट, अब्यूज वाले तीनों, डिसेप्टिव मार्केटिंग, प्रोहिबिटेड एग्रीमेंट्स, आर्बिट्रेशन, कॉमन पावर्स। कम से कम ये वो एरियाज़ हैं जो कि आपके स्ट्रॉन्ग ग्रिप में होने चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने के लिए जाएंगे ना, इनमें से कोई ना कोई एरिया फॉर श्योर खड़ा होगा और आपका इंतज़ार कर रहा होगा कि आप आएँ और आके उसको अटैम्प्ट करें। यहाँ तक ऑल क्लियर है? पक्की बात है। अब इससे अगली डिबेट, मॉक। मॉक का क्या फ़ायदा होगा आपकी नज़र में? क्यों मॉक देना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट। अभी तक आप लोगों ने सिंगल चैप्टर्स के टेस्ट दिए हैं, उसके बाद आप लोगों ने शायद दो चैप्टर्स के टेस्ट दिए होंगे, किसी ने मिड दिया होगा, किसी ने नहीं दिया होगा। अब वो टाइम आ गया कि अब आपको ICAP में जाने से पहले ICAP लेवल की टेस्टिंग करनी है। मॉक डिफरेंट कॉलेजेस करवाते हैं, ऑनलाइन भी होता है, फिजिकल भी होता है। कोशिश ये करनी है कि हर जगह का दें। आपको हर कॉलेज का मैक्सिमम जहाँ से जो मिलता है अटेम्प्ट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको लगता है कि मुझे आती हैं, मगर जब आप उसको लिखने बैठते हैं तो दिमाग आउट हो जाता है। और मॉक की जो एक्टिविटी है वो आपको सपोर्ट करती है, वो आपको हमेशा गाइड करती है कि यार तुम्हारी वीकनेस कहाँ पे है और तुम कैसे इससे बाहर आ सकते हो। आइडियली ये एग्ज़ाम से 2 वीक्स पहले होता है और यहाँ पे भी ये 2 वीक्स पहले ही है। 19 से गालिबन स्टार्ट हो रहे हैं और ICAP की डेट शीट के मुताबिक ये 20th ट्यूसडे को होता है ना पेपर ICAP का, तो 20th को यहाँ पे फिजिकल भी हो रहा होगा। क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे? राइटिंग प्रैक्टिस, सेल्फ असेसमेंट, बॉडी एक्सरसाइज। मुसलसल 3.25 घंटे बैठ के आप लोगों ने कब आखिरी दफ़ा लिखा था? पिछले अटेम्प्ट में लिखा होगा। उसके बाद से आपकी वो प्रैक्टिस नहीं है, तो बॉडी को भी वहाँ से गुजारें। अक्सर बच्चे ना एग्ज़ाम कर रहे होते तो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, यार नहीं लिखा जा रहा, उनके शोल्डर फ्रीज हो जाता है, लिखने की आदत ही नहीं होती। आदत किसकी बनी होती है? टाइपिंग। वो आपको बेशक लेट के भी करा लो, वो वॉशरूम में भी करा लो, तो आप लोग कर जाते हैं। तो लिखने की आदत कि एक ऐसी एक्सरसाइज जिसमें बॉडी भी काम शेप में है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो रही है, दिमाग भी चल रहा है, चैप्टर भी सारे हैं, आप लोग जंप कर रहे हैं, कभी चैप्टर 1 का सवाल है, कभी 4 का सवाल है, कभी 7 का सवाल है, कभी 14 का सवाल है। वरना इससे पहले क्या है, पता है चैप्टर भी एक है, बातें भी 4 हैं, तो घूम फिर के वहीं से मैंने आंसर निकालना है। प्रैक्टिसिंग टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आता सब कुछ होता है, मगर ICAP में बैठ के उसको परस्यू नहीं कर पा रहे होते। आपको आपकी वीकनेस पता चलेगी एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर एग्ज़ाम, और यहाँ वाले मॉक चेक भी होंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट एक्टिविटी होती है जो कि हम हमेशा करते हैं, और हर कॉलेज के बच्चे यहाँ पे आके मॉक अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, अच्छी खासी तादाद में कर रहे होते हैं। तो ये नहीं सोचना कि आप यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, कहीं के भी हैं, आपको जो मॉक मिल रहा है, बट कीपिंग इन माइंड इट शुड नॉट बी प्योर पास्ट पेपर्स। अक्सर मॉक ऐसे बने होते हैं जिसमें सिर्फ पास्ट पेपर के सवाल ऐड किए होते हैं और वो मॉक की शक्ल बन जाती है, तो वो वाला काम नहीं है। नए सवाल, नई चीज़ें और सोल्यूशन के साथ बैठ के कंपेयर करना, आपको चेक भी होकर मिलेगा। आपका मॉक डिस्कस करें, लाएं, हम लोग हाजिर हैं, कॉलेज भी ओपन है, सब कुछ है, आपकी राह देखेंगे। अगर आप लोग आएंगे, फुल फ्लैज मॉक देंगे,
तो इसमें अल्टीमेट फ़ायदा किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? पक्की बात है? यहाँ तक कोई सवाल? श्योर? अब हेडिंग पढ़ी ज़रा। अब आपने आई कि आपके एग्ज़ाम में जाना है, जाने से पहले कि क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? बिफोर द पेपर you should take proper sleep in the last night. अक्सर बच्चे रात 4-4 बजे तक भी पढ़ रहे होते हैं। यस सर, फैक्ट है, मगर उसका नुकसान है। जो बातें 6 महीने में याद नहीं हुई वो आखिरी रात को 6 घंटों में भी याद नहीं होनी। तो उससे अच्छा है कि आप सुकून की नींद लें, जितना तैयार किया वह उसको ज़हन में बिठाएं और सो जाएं। मैक्सिमम भी 11 बजे तक आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए और कम से कम 6-7 घंटों की नींद आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट डे आपने जंग करनी है। नेक्स्ट डे फिजिकली भी आप प्रेशर में हैं, मेंटली भी आप प्रेशर में हैं। अक्सर बच्चों का तो शुगर भी लो हुआ होता है एग्ज़ाम में, वो पानी की तलाश में होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको रात की नींद तंग कर रही होती है। आप जागे हुए हैं, नेक्स्ट डे जाएंगे, पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, आपको नींद आ रही होगी, लिख आता होगा कि लिखना क्या है, मगर लिखा नहीं जा रहा होगा। तो ऐसे में आपको अपनी तैयारी कब तक पूरी कर लेनी है? उसके बाद सुबह उठ के क्या करना? एक अच्छा सा नाश्ता करना है। हलवा पूड़ी, मगज़, खद, बोंग पाए, निहारी, हलीम, लस्सी, ये सब कुछ खा के नहीं जाना। एक लाइट सा अच्छा सा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। और इसमें भी ये कहा जाता है कि अगर आप दही खा के जाएंगे तो एक तो वो आपको एनर्जाइज रखता है। दही में खूबी ये है कि वो आपको थकाता नहीं है, प्लस आपका शुगर लेवल मेंटेन रखता है और आपको नींद नहीं आती, प्यास भी नहीं लगती। सहरी में दही खाते हैं ना, उसकी क्या रीज़न होती है? तो ICAB में भी जाके बार बार पानी पीने के लिए नहीं भागना, उसके बाद आप वॉशरूम के लिए भाग रहे होंगे। तो सुबह जाने से पहले एक अच्छा लाइट सा ब्रेकफास्ट करके जाना है, जो कि आपको एनर्जाइज रखे और दिमाग को चलाए। सुलाए ना, दिमाग आपका वहाँ पे चलना चाहिए। ICAB सेंटर पहुँचना है कम से कम 20 से 25 मिनट पहले। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? वहाँ पे जाके किताब खोल के दोस्तों के पास खड़े होकर पूछना, हाँ तुमने बोला तैयार किया है? उसको जाके प्रेशराइज कर देते हैं आप बेचारे को, जो कि एंड टाइम पर रटे मार रहा होता है। तो वो काम आपने तो करना नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी कब तक पूरी हो चुकी है? रात 11 बजे तक। वहाँ पे जाके आपने तंग नहीं करना, आपने अपनी कुर्सी तलाश करनी है और वहाँ पे जाके बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लेट जाएंगे ना तो क्या होता है, आप पहुँचे हबड़ाए हुए हैं, भागते हुए आ रहे हैं, पेपर शुरू होने में 2 मिनट रह गए हैं, कुर्सी नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रहा, टक्करे खा रहे हैं, गिर रहे हैं, तो पैनिक हुए होंगे। आपका सांस भी बहाल नहीं हो रहा होता। हाँ, आपका सांस भी बहाल नहीं हो रहा होता। फिर आपको एक जब पेपर मिलता है तो एक तो वो स्ट्रेस, लेट पहुंचने का स्ट्रेस, एग्जाम का स्ट्रेस गए। तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेस इज इक्वल टू लेस देन 50 मार्क्स। अब आपने क्या करना है, ICAB सेंटर में 20 से 25 मिनट पहले पहुंचे, जाके अपनी कुर्सी ढूंढें, सुकून के साथ वहाँ बैठें। अगर आप लेट जाएंगे ना तो जो आपके आगे बंदा बैठा हुआ है उसने कुर्सी पीछे की होगी, और जो आपके पीछे बैठा होगा उसने टेबल आगे किया होगा, तो आपको जगह कम मिलेगी और उस टाइम पे आप दाढ़ी भी नहीं सकते। तो आपने पहले पहुँच के ये काम कर लेना नहीं, आपने पहले पहुँच के एक मुनासिब सी जगह अपने लिए रखनी है, जो ना आगे वाले को तंग करे और ना ही पीछे वाले को तंग करे। Get seated well before time. Have a glass of water before start of reading time. क्यों? ताकि एक तो आपको अगले 3 घंटे तक प्यास ना लगे, और अगर आपको खुदा ना खास्ता वो लस्सी पी के या दही खा के नींद आनी शुरू हो गई है तो वो आपको जगा देगा। ये तो हो गया बिफोर द पेपर। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे लिखी नहीं हुई, पेन, कैलकुलेटर,
रोल नंबर स्लिप, आई कैप का वो जो एडमिट कार्ड होता है, आईडी कार्ड, वो सब कुछ साथ लेके जाना। अक्सर बच्चे आधे रास्ते में भूल के वापस घर जा रहे होते हैं, फिर आ रहे होते हैं। और कोशिश ये करनी है कि आगे मौसम भी उस टाइम तक बारिशों का शायद होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, बट स्टिल नो वन नोस। तो आपने वेदर को कभी चैलेंज नहीं करना, आपने अपने हिसाब से कम 20 मिनट पहले सेंटर में प्रवेश कर जाना। अच्छा जी, उसके बाद आपका आ गया रीडिंग टाइम। यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले जब आपको आईक्यू पेपर दे तो पेपर देखते साथ ही उसको एकदम से नहीं गुजारना कि यार ये तो ये सवाल भी नहीं आता, अच्छा ये भी नहीं आता, अच्छा ये भी नहीं आता, अच्छा ये भी नहीं आता, चलो फिर नेक्स्ट टाइम। वो काम नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है? स्किम करना। ये स्किमिंग क्या होती है? व्हाट इज स्किमिंग? कभी मलाई खाई है? स्किम्ड मिल्क का नाम सुना? बगैर मलाई के दूध। स्किम कहते हैं ऊपर वाला, जब आप दूध को गर्म करते हैं तो ऊपर एक उसकी मलाई की तहर आती है, वो स्किम है कि आपने दूध में से मलाई को अलग किया। इसी तरह आपने पेपर पकड़ के उसको बस उसकी रिक्वायरमेंट्स को रीड करना है। सवाल पूरा पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट रिक्वायरमेंट्स को देखते जाना ताकि आपको एक आइडिया मिले कि कुछ सवाल कितने हैं और टॉपिक्स कौन से वो टेस्ट कर रहा है। 15 मिनट में कोशिश ये करनी है कि डोंट बी पैनिक ऑन सीइंग बिग लॉजिकल क्वेश्चंस। चैप्टर 4 में से 6, 7, 9 में से, पार्टनरशिप में से शायद वो एक आधा सवाल बड़ा क्रिएट कर दे। मुझे पता है कि वो आपको आता होगा, मगर चूंकि आपका हाथ में पेपर फर्स्ट टाइम आया और आप पैनिक ऑलरेडी हैं, तो शायद उस वक्त वो आपको समझ ना आ रहा हो। तो आपने इस तरह के सवालों को बिल्कुल क्या करना है? इग्नोर करना है कुछ टाइम के लिए। देन सी द क्वेश्चन इन डिटेल एंड अंडरलाइन द रिक्वायरमेंट्स। प्लान योर पेपर सीक्वेंस एंड टाइमलाइन। हर सवाल को कितना टाइम मिलना चाहिए? 1 पॉइंट। पक्की बात है? डोंट मल्टीप्लाई एवरी क्वेश्चन विद 1.8। क्यों? पहली बात तो ये कि ये एग्जैक्ट 1.8 तो आपको कभी भी नहीं मिलते। क्या ऐसा होता है कि आपका पेन 1 मिनट के लिए भी ना रुके और वो चलता ही रहे और आप बगैर सोचे बस लिख रहे हो? तो आप मशीन तो है नहीं कि एग्जैक्टली 1.8 आप पर सवाल को 180 मिनटों में पूरा पेपर कवर कर रहे होंगे। 3 तरह के सवाल होंगे। एक वो सवाल जो कि आपको आता है और आपको पता है कि मैं वहाँ से अच्छे मार्क्स हासिल कर सकता हूँ, तो 2 से 2.5 मिनट भी अगर आप उस एक नंबर को दे रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट है। कुछ वो होंगे सवाल जो कि एवरेज हैं, कुछ आते हैं तो उसको 1.8 पर रखा जा सकता है, और कुछ वो सवाल हैं जो कि आते ही नहीं हैं, तो उसको आप 1 मिनट के ऊपर भी सॉल्व कर लें तो वो उतना इशू नहीं क्रिएट करता। एक सवाल नहीं आता और एक सवाल आता है, टाइम किस पर लगाऊं? जो आता है। और जो नहीं आता वो तो आता ही नहीं है, तो उस पर टाइम लगाने का फ़ायदा ही नहीं है। तो हर सवाल को आपने 1.8 से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपने इस तरीके से उसको सिंक्रनाइज कर लेना है। और ये सारा काम कब करना है? अब इसमें बच्चे ये भी कहते हैं कि सर अगर हम पहले 15 मिनट में सिर्फ MCQs को देख लें तो वो कैसी अप्रोच है? अच्छी है, मगर उसका एक नुकसान ये है कि आपको नहीं पता कि अगले 85 नंबर में क्या क्या छुपा है आपके लिए, और उसके लिए आपको फिर से 15 मिनट गुजारने पड़ेंगे। तो ये किया जा सकता है कि अगर आप जल्दी से 5-1 मिनट में रिक्वायरमेंट्स को पढ़ के ख़ुद को स्टेबल कर लें कि हाँ यार पेपर ग्रिप में है, अब मैंने बस क्या करना है, उसको अटैम्प्ट करना स्टार्ट करना है। उसके बाद आए MCQs पे। अच्छा, MCQs 15 नंबर के क्या 15 ही होते हैं? नहीं, 10 से 12 के राउंड वेटेज आ रही होती है, 13 नंबर के भी आते हैं, 13 MCQs भी आते हैं। तो वो MCQ जो कि बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जहाँ पे सोचना आपको कम से कम पड़ रहा है, उनको तो आप अपने दिमाग में रख लें कि हाँ यार इसका आंसर ये, इसका आंसर ये और इसका आंसर ये, मगर एकदम से एग्ज़ाम शीट पर नहीं लिखना।
क्यों नहीं लिखना? ये आपकी एग्जाम शीट है। क्वेश्चन नंबर 1, आप पेपर पढ़ते गए, आपको हाँ इसका तो सी है, पक्की बात है इसका तो सी है। जब 5 मिनट के बाद दोबारा से सोचा, नहीं यार सी नहीं है, इसका तो डी होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, इसके मार्क्स कटेंगे, इसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ना आप इसको ओवर ऐड कर सकते हैं, ना कट कर सकते हैं। अगर ये करेंगे ना, तो अगर तो आपका सी ऐसा है कि बिल्कुल ही पार हो गया उसके, तो फिर तो आएगा उसको ओवर ऐड के उसमें काउंट कर लेगा। और अगर आप बहुत ही बड़े फनकार हैं और आप इसको ऐसे करके ऐसे जोड़ सकते हैं, तो शायद आपका तुक्का लग जाए। बट अगर आपने गलती से इसके आगे इसका आंसर भी लिख दिया था, तो आप उसको ठीक तो नहीं कर पाएंगे। तो ये कहते हैं कि आंसर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि वो टाइम वेस्ट करेंगे। और IQAI भी इसको बहुत बुरा मानता है कि आप पूरा आंसर लिख रहे हैं। आपने सिर्फ क्या लिखना है, ABC या D, ना कटिंग करनी है और ना ही उसको ओवरराइड करना है। तो क्या करें फिर MCQs में? आप कुछ ऐसे करें, क्वेश्चन नंबर लिख लिया, ये शीट आपके पास आ गई, कुछ नहीं लिखा, आपने बस शीट तैयार की है और उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 से कहानी शुरू कर दी है। फिर नेक्स्ट पेज पे आए, क्वेश्चन 3 किया, फिर नेक्स्ट पेज पे आए, क्वेश्चन 4 किया, सब कुछ हो गया। अभी तक वो शीट खाली पड़ी हुई है। जब आपको लगे कि आपने मैक्सिमम पेपर सब्जेक्टिव वाला सॉल्व कर लिया है, अप्रॉक्सीमेटली हाफ से ऊपर आप चले गए हैं, अब पलट के वापस आए आप, तब तक क्या हुआ होगा? आप ये सवाल करने के बाद मेंटली रिलैक्स हो गए होंगे, आप एनवायरनमेंट के साथ फैमिलियराइज हो चुके होंगे, और अब आपको श्योरिटी होगी कि इसका ऑप्शन क्या है। तो रादर कि मैं जल्दबाजी में ये काम कर जाऊं, तो ये आप समझ लें कि शायद दूसरे घंटे के अंदर अगर आप करना चाहें तो ये अप्रोच लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपको पक्का पता है कि इसका ऑप्शन है ही ए, है ही सी, है ही डी, तो आप कुछ को लिख लें, जो नहीं आता उसको छोड़ दें, और जो नहीं आता या सेकंड आवर में ले जाएं या थर्ड आवर में ले जाएं, और आखिरी के 20 मिनट पर रख लें कि एंड पे अगर तुक्का ही लगाना है तो फिर वो तुक्का लगाएं जो कि बहुत ही करीब करीब हो, जो कि आपको ज़्यादा चांस हो कि वो इसका ऑप्शन बन सकता है। अब आ जाए फर्स्ट आवर प्लान, सेकंड आवर प्लान और थर्ड आवर प्लान। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? पक्का? फर्स्ट आवर में क्या करना है? ट्राई टू सॉल्व MCQ स्टार्ट ऑफ विद स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस। अभी मैंने कहा कि जो पक्की बातें आते हैं वो कर लें, एंड देन ग्रेजुअली मूव टू डिफिकल्ट। मगर ग्रेजुअली मूव करने के लिए आपको फिर फर्स्ट आवर से बाहर जाके किसमें फॉल करना पड़ेगा, या सेकेंड आवर में या थर्ड आवर में। These 15 marks are very important to pass exam. If it is getting on your nerves, then stop and do not waste time on thinking. Keep it for the last 20 minutes and move to theoretical questions. अच्छा, ये फर्स्ट आवर शुरू कब से होगा आपका? 9:15 से ऑनवर्ड्स, 9:15 से 10:15 तक। अच्छा, सर्च फॉर प्योर theoretical questions, especially from chapter, and attempt that as a first preference. After that search from, उसके बाद सर्च करें कहाँ से? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से या अदर लॉ से, फॉर मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड वंस। और अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 नंबर का आपको पेपर मिलेगा जहाँ पे आपने रट्टा लिखना होगा। रिसेंट पेपर पता है कितने मार्क्स का था रट्टा? 40 से 45। देखा है वो पेपर? देखिएगा, तकरीबन 40 नंबर का पेपर प्योर रट्टा,
मतलब आप आंख बंद करके, अगर एक बच्चा अच्छी तैयारी के साथ गया है, उसकी अगर क्रैमिंग स्ट्रांग है, तो वो उसके लिए पास करना ये पेपर बहुत आसान था। पेपर माइट कंटेन 25 से 30 प्लस स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्क्स। अब आ जाए सेकेंड आवर में। अच्छा, मैं ये कह सकता हूँ कि आपने एमसीक्यूज कुछ हद तक सॉल्व कर लिए होंगे और आपने टाइप 1 सवालों को साइड पे कर दिया। अच्छा, ये अगर 30 नंबर तक के भी सवाल हों स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऊपर आपने अगर 5-7 एमसीक्यूज भी सॉल्व कर दिए हैं, तो क्या 1/3 पेपर आप पहले घंटे में निकाल चुके हैं? निकल गया। अब आ जाएंगे सेकेंड आवर में लैंड होते क्या क्या करना है? टाइप 2 क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, पार्टनरशिप से, और क्योंकि ये 1, 16, 17, 18 में तो आपको मिलेंगे ही नहीं। ऑलवेज फॉलो दैट LED अप्रोच। वो क्या थी? लॉ, एक्सप्लेनेशन और डिसीजन। पेपर माइट कंटेन 30 से 35 सच मार्क्स विच आर सीम्स लॉजिकल। और अगर ये भी आते हो, ये भी अच्छे से किया हो, और अगर एमसीक्यूज भी आ जाएं, तो मुबारक हो, आप पास हो चुके हैं। Am I clear? आफ्टर सिनेरियो बेस्ड अब आपने क्या करना है? टाइप 3 पे जाना है सेकेंड आवर में, विच आर रिलेटिवली इजी एंड मैनेजेबल। वो टाइप 3 क्वेश्चन जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए थर्ड आवर में जाने की जरूरत नहीं है। वो आप कहाँ पे स्टार्ट कर दें? सेकेंड आवर में शुरू कर दें। गो फॉर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या पार्टनरशिप के सवाल थर्ड आवर में आ जाए। इन एग्जाम देयर माइट बी सम लेंथी मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऑटम 23 में भी, स्प्रिंग 23 में भी, रिसेंट भी आई कैब ने कुछ ऐसे सवाल निकाले हैं जिसके 3-4 पार्ट्स होते हैं और बच्चे आवाज़ार हो रहे होते हैं। जिस तरह हमने कुछ सवाल किया था जैनब वाला, वो भी ऐसा ही है। एक सवाल में 4 पार्ट्स थे जिसमें माइनर भी था और पार्टनरशिप के भी कुछ एरियाज थे, और एक सवाल डब लिमिटेड वाला है। तो ऐसे सवाल हैं जो कि लेंथी हैं, जिसमें एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होता है, मिक्स नहीं, इंडिविजुअली, हर सब पार्ट का एक। तो वो आपने कोशिश करनी कि कब करें? लास्ट आवर में करें, क्योंकि ये आपका टाइम लेगा। मगर ये रटे वाले सवाल आपका टाइम नहीं ले रहे होंगे, ये आप टाइम बचा के आपको दे रहे होंगे। थिंक ऑन द रिमेनिंग एमसीक्यूज जो ऊपर आप सॉल्व नहीं कर पाए। लास्ट चेक करें कि क्या कोई चीज़ रह तो नहीं गई है, और उसको आंसर करें। अक्सर बच्चों के सवाल छूट जाते हैं क्योंकि वो उसको क्रॉस वेरीफाई एंड पे नहीं कर रहे होते। यहाँ तक क्लियर है? श्योर? पक्की बात है? फिर सोच लें। आफ्टर आई कैप एग्जाम नहीं पढ़े ज़रा लाइन। ये वो काम है जो कि आप लोगों ने, मुझे पता है बाज नहीं आना करने से, फॉर श्योर आप लोगों ने करना ही करना है, बट आप करेंगे तो खुद का नुकसान कर रहे होंगे। एग्ज़ाम में साथ ही आएंगे ना बाहर, हाँ इसका क्या था, इसका क्या था, वो यार मेरा गलत हो गया। शायद उसका भी गलत हुआ हो, आपका भी गलत हुआ हो, ये शायद आपका ठीक हो गया हो, उसका गलत हुआ हो। और अक्सर फेसबुक के ऊपर बहस हो रही होती है, टीचर ए का ये है ऑप्शंस के आंसर, टीचर बी के ये हैं। अब शायद उन दो में भी इख्तलाफ होना शुरू हो जाए कि मेरे 7वें का सी है, कह रहा नहीं मेरे 7वें का डी है। तो ऐसा होता है। आपने किसका वेट करना है? अपने पेपर ख़त्म होने तक का। पहले पेपर सारे ख़त्म कर लें अपने, जो 3, 2, 4 आप लोगों ने देने हैं, उसके बाद जम के बहस करें, कोई नहीं आपको रोक रहा होगा। मगर उससे पहले ये क्रिएट ना कीजिएगा, क्योंकि पहला पेपर किसका है ग्रुप ए में से? बी लॉ का, उसके बाद कॉस्ट का, उसके बाद टैक्स का, और उसके बाद तो अगर आपने बी लॉ के साथ कॉस्ट पिक की हुई है और आप पैनिक हो गए कि जनाब मेरे 4 MCQs गलत हैं, तो वो कॉस्ट जो के पास हो सकता है आप उसको भी डबो देंगे। ये लाइन बहुत ज़रूरी थी। लीव टू and focus on the done end of session। चैप्टर 14 हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। 15 और 1
इसके साथ आपको अवेलेबल हो जाएंगे। क्योंकि उसमें कोई डिस्कशन थी नहीं, तो वहाँ पर जाने से पहले दिस वाज मोर इम्पॉर्टेंट दैन दोज क्वेश्चन जो कि रिपीट नेचर के ही हैं। ऑल्दो मैंने वो अवेलेबल कर दिए हैं, तो वो उसी तरीके से डिस्कस भी हुए हैं। अच्छा, अब एक बात और रह गई है, वो ये है कि अगर एग्ज़ाम कुछ ऐसा हो, क्वेश्चन 1A का 1, इसको कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? इसको वैसे ही लिखना है। और कहाँ लिखना है? ऊपर जो बॉक्स बने होंगे। तो 1A का, और जब 1A का 2 करना है तो इसके लिए कहाँ मूव करना पड़ेगा आपको? नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। बेशक उसका आंसर एक लाइन का ही क्यों ना हो। क्या आपने पूरे पैसे भरे हुए आई कैब को? उधार तो नहीं किया हुआ, किस्त तो नहीं की हुई, तो बस फिर वो शीट आपकी है। आप एक वर्ड लिखें, एक लाइन लिखें, एक फुल स्टॉप के लिए भी अगर आपको यूज़ करनी पड़ रही है तो उसको यूज़ करें। हमने देखना ये होता है कि जो रिक्वायरमेंट है उसके नीचे क्या है, वो सवाल का पार्ट है, तो वो हम एक पेज पे कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट में देखना है कि रिक्वायरमेंट में A B आ रहा है और उसके आगे 1 2 आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर तो सवाल में 1 2 3 4 आ रहा है तो वो सवाल का हिस्सा है, वो रिक्वायरमेंट का हिस्सा नहीं। कोई और सवाल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से? ऐसे ही है, जैसे ऐसे एक डेफिनेशन है सी लॉ में। किसी ने पढ़ा सी लॉ अभी तक? तो वैसे ही है। नहीं, हम वहाँ पे कभी दूसरी कंपनी को नहीं करते अगर मार्क्स कम हो। अगर 1 नंबर के लिए पूछ रही हैं, 2 के लिए पूछ रहे हैं, तो आपने बस सिंपल, और अगर नंबर ज़्यादा है 3 4 से ऑनवर्ड जा रहे हैं नंबर, तो फिर आपको दूसरी वाली बात भी करनी पड़ेगी। आप लिखेंगे कि एक इंस्ट्रूमेंट जो कि इनलैंड नहीं है वो है फॉरेन। हाँ, इनलैंड क्या है? विच इज़ मेड एंड क्रिएटेड इन पाकिस्तान। और कोई सवाल? ये मॉक से पहले करना है, मॉक से पहले जी कर सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चन 1 पहले आता है, 2 उसके बाद में आता है और 10 पहले आता है, आप कोई भी तरतीब के साथ कर लें, उसमें कोई मसला नहीं होता है कि आपको एग्ज़ाम शीट पे लिखना और कहाँ लिख के आना नहीं। अच्छा, अब ये भी ना सेंटर बाय सेंटर वेरी करती है चीज़। कुछ इन्विजिलेटर माइंड नहीं करते, कुछ बहुत ही माइंड कर जाते हैं, तो अवॉइड करें। आई कैब ने ना आपको एक बड़ा अच्छा टेबल दिया होता है लिखने के लिए, उस टेबल के ऊपर स्टिकर लगा होता है, वहाँ पे लिख लिया। अक्सर बच्चों ने वहाँ पे लिखा होता है टेबल के ऊपर स्टिकर पे, अगर कोई चीज़ आपको एडिशनल लिखनी है अपने माइंड के लिए, या लास्ट शीट को डिक्लेयर कर देंगे ये एक रफ वर्किंग शीट है और वहाँ पे आप एक्स्ट्रा बातें लिख सकते हैं। जो अभी आपने डिस्कशन करनी है नेक्स्ट वेव 2 जो एग्जाम के जो हो चुके हैं रिसेंट में, हाँ, तो उनका जो टाइम टेबल है वो थोड़ा सा मतलब वो 4 बजे वाला, हाँ जी वो उसमें कुछ आगे पीछे नहीं कर सकते। सर, हमारा टैक्स का लेक्चर नहीं, टैक्स कौन सा? वो ख़त्म कब हो रहा? 18-19 तक होगा। और फिर वो आप में से कितने इफेक्टिव ऐसे ज़्यादा हैं? मेरा ख्याल से कुछ ना कुछ हुआ होगा डिसाइड तभी। मेरा ख्याल से 4 बजे तक तो अवेलेबल कर देंगे आपको। अच्छा, अगर ना भी हो पाया तो वो यूट्यूब पे तो आ ही रहा होगा। मतलब एक ऑप्शन तो ये है। हाँ, आप फ्रंट ऑफिस में बात कर लें, मैनेजमेंट से बात कर लें, शायद वो आपकी अर्ज़ी सुन लें। देख लें, आखिरी चाय थी। नहीं, असल में आप तब तक मेजॉरिटी पेपर यानी कि तकरीबन 70-80% पेपर ख़त्म कर चुके होंगे। फिर आपको पता है 2-3 सवाल हैं, 1 घंटा है, शुरू हो जाओ, तो वो मैनेजेबल होता है। हाँ, जब पता होना कि 5-6 सवाल पड़े हुए हैं
तो वो आपके ऊपर एक नया प्रेशर आ रहा होता है कि सब क्वांटम कम कर लें, टाइम उतना रहने दें, और आखिरी घंटे में तो आपकी राइटिंग आप लोग खुद भी नहीं पहचान पा रहे होते हैं। ये काम भी नहीं करना। हम लोग ये करते हैं, पहले घंटे में ना बहुत ही प्यारी सी राइटिंग निकालेंगे जो ज़िंदगी में आज तक कभी घर में भी नहीं की होगी आप लोगों ने, और आखिरी घंटे में वो पढ़ा भी नहीं कुछ जा रहा होता। तो बैलेंस्ड वे में चलें, ना इतनी गंदी करें और ना इतनी साफ़ करें। जी हाँ, तो बस उसको ऐसे करके क्रॉस कर लो और नेक्स्ट पेज पे आ गया। और MCQs को काटना नहीं है, बस ये ज़हन में हो। जो आपने MCQs का ऑप्शन उस वक्त लिखना है जब आपको डेड श्योर हो कि यही है। और कोई सवाल? तो आप पहले B कर दें, तो एंड पे कर दें। ये है सेकंड शीट। यहाँ पे आपने किया 1 का A जो कि क्रैमिंग है, ठीक? आप सुन नहीं रहा ये बात मेरी। ये सेकंड शीट है जिसमें 1 का A आपने किया जो कि क्रैमिंग बेस्ड था। अब आपको 1 का B नहीं आता, ये सवाल है। 1 का B नहीं आता, क्या करें? कुछ ना करें, अगले पेज पे आ जाएं तो 2 का A शुरू कर दें, और जब जहन में आ जाए, तो जहां पे भी आप खड़े होंगे वहां पे लिख दें। पेज छोड़ के आगे जाएंगे तो वो इम्पैक्ट ख़राब होता है, पूरी शीट खाली हो जाती है। अगर आपको एंड तक वो जहन में ना आया तो इम्प्रेशन पड़ता है बहुत बुरा। तो कोशिश ये करनी है कि उसको स्ट्रेस ना लें, छोड़ दें, जब जहन में आए तब अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि ये पेपर जो है आपका, ये इसकी मार्किंग होती है डिजिटल, कंप्यूटराइज्ड मार्किंग है, और हर बार कोड स्कैन करवाता है रेलेवेंट जो बॉक्स है, और हर सवाल हर एग्जामिनर के पास नहीं जा रहा होता, डिफरेंट होते हैं। एक पेपर को 3 लोग मार्क कर रहे होते हैं, 3 सवाल किसी के पास, 2 सवाल किसी के पास, 2 सवाल किसी और के पास। तो वो आपका पेपर पूरा स्कैन कर देंगे, अगर 1 का A यहाँ पे तो 1 का B कहाँ पे है, तो वो मसला नहीं होता कभी भी। बट अगर आप पूरा पेज खाली छोड़ देंगे और एंड तक वो सवाल नहीं आता जहन में, तो इम्प्रेशन बहुत ही बुरा पड़ जाता है कि बच्चे को तो शुरू में कुछ नहीं आता। हाँ, जब जहन में आ जाए तब कर लें। वो बेशक आप 8वीं शीट पे खड़े हों, 16वीं शीट पे खड़े हों, जब मर्जी जहन में आ जाए। और कोई सवाल? चाय पीते पीते, चुस्कियाँ लेते लेते, कोई और सवाल? शुक्रिया किस चीज़ का? अच्छा, हाँ जी, सब पार्ट्स। सब पार्ट्स अगर आपस में लिंक करो, जिस तरह 1 2, चले कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं, अक्सर बीलो में नहीं होते मगर किसी और पेपर में हो सकते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट A का 1 और 2, ये दोनों ऐसे हैं जो कि टेबल बनाए बगैर आप इसको आंसर नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो आपने ये करना फिर क्वेश्चन 1 का पार्ट A 1 and 2, और नीचे भी एक दफ़ा रिपीट कर दें कि क्वेश्चन 1 का पार्ट A 1 and 2, और नीचे टेबल बना के अपना आंसर लिख लें। सर इसके अलावा ब्लैक मार्कर आए कि आपको इतना पसंद भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं मानता। पॉइंटर को वो थोड़ा सा डिस्करेज करते हैं। आप सिंपल बॉल पॉइंट यूज़ करें, उसमें क्या खराबी है? हेडिंग के लिए आई क्या भी कहता है बस नीचे लाइन लगा दो, वही बहुत है। असल में प्रोफेशनल पेपर्स जो भी है ना, वहाँ पे टाइम एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, और उनको लगता है कि जब बच्चा पेन चेंज करेगा, फिर ऐसे करेगा वैसे करेगा, तो वो अपना टाइम ज़ाया कर रहा है। तो इसलिए आई क्या भी कहता है कि इतना अच्छा भी नहीं और इतना बुरा भी नहीं है। दिल करता है तो कर लें, अदरवाइज बेटर है कि ना करें। बस सिंपल नीचे एक लाइन लगा दें, दैट वुड बी योर हेडिंग।
और कोई सवाल? जी अगर इस बॉक्स में क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है की हो जाए तो काट लें। काट देते अगर मतलब इसको ऊपर लिखा जा सकता है या बिल्कुल नहीं? इसमें हाँ यहाँ पे फिर कोशिश करके इसी के अंदर दूसरा वाला लिख लें। जिस तरह ये 7 था तो 7 को काट के 1 लिख लें। मगर ये गलती होनी चाहिए नहीं, नहीं बाइंड नहीं करना, नहीं, मगर ये गलती नहीं होनी चाहिए। जब आप देख के कर रहे हैं तो ये गलती बनती ही नहीं है। जी कोई और सवाल? सर अगर कहाँ है सर अगर? जी ठीक है, बस लाइन छोड़ दें। यहाँ पे डेफिनेशन आ गई, ये लाइन छोड़ी, और यहाँ पे क्या आ गया? एसेंशियल्स आ गए ना। जी कोई और सवाल? अगर ये हो जाए तो क्या होगा, अगर वो हो जाए तो क्या होगा? हाँ जी, जब क्या करते हैं? ठीक है, आप एक साथ इकट्ठी डिवीजन ना करें, आप तोड़ के कर लें, आप पेड़ बना लें। चटबिस कितने हैं? तो 9 यानी कि 2 3 कंबाइन कर लें, 4 5 कंबाइन कर लें, जो आपको आसान लगते हैं। 6 7 कंबाइन कर लें, 8 9 10 तीनों कंबाइन कर लें। वहाँ से 11 12 कंबाइन कर लें और 13 को खाली छोड़ दें। 14 15 कंबाइन की जा सकते हैं, 16 18 और 17 को, या 16 17 18 को खाली रख लें, उसके साथ 1 को जोड़ लें। तो आपकी अपनी सीक्वेंस, आप किसी भी सीक्वेंस के ऊपर उसको पेयर बना के सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी कोई और सवाल? रट्टा सुबह फजर के बाद, जब सूरज एक खास एंगल पे हो, आपके घर पे खास रोशनी पड़ रही हो, बीच में आके ऊपर एक ग्रीन पर्दा लगा के चाय पीते हुए, नहीं आपका दिमाग जिस टाइम पे ज़्यादा फ्रेश हो, और वो मोस्टली फजर के बाद ही होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द डे आप मेंटली स्ट्रेस में होते हैं, ये काम है वो काम है, और रात को आपको नींद आ रही होती है। तो जैसे आप उठें, अगर आपने फजर पढ़ने का शौक़ है, अब तो खैर हो जाना चाहिए आखिरी महीने में, अब तो आपको नवाफिल के साथ नमाज़ें पढ़नी चाहिए, और फजर के बाद बड़ा अच्छा टाइम होता है। अगर आपने क्रैमिंग करनी हो तो आप क्रैम कर सकते हैं, क्योंकि ये वो टाइम है जिसमें ना कोई दोस्त आपको तंग करता है और ना घर वाले आपको तंग कर रहे होते हैं। दोस्त भी सोए होते हैं, घर वाले भी तकरीबन सोए होते हैं, और व्हाट्सएप के ऊपर भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती, फेसबुक भी मरी हुई होती है। तो आप उस टाइम के ऊपर बड़ा अच्छा इसको क्रैम कर सकते हैं। क्या क्या बोल लो? हाँ जी कोई और सवाल? आई कैब कहीं से भी टेस्ट कर सकते हैं। MCQs के लिए तो वो जंगल का बादशाह है। कोई सवाल है? हाँ जी एनी क्वेश्चन? अगर ये हो जाए तो, अगर वो हो जाए में से कोई अगर आपका रह गया हो तो बताएं। दोबारा पूछो, कितने पहले वाला? इससे पहले क्या आपने FR2 दिया? नहीं, सिर्फ बिलो देना है, ठीक है, यानी कि यकम और 2 आगे। इनमें तैयारी कैसी करनी चाहिए? हाँ, तभी तो ये आपको मैंने बना के दिया, मतलब इसकी कोई लॉजिकल रीजनिंग है तो ये दिया। 2 दिन पहले इनको तो रगड़ दें, ठीक है, उससे 2 दिन पहले ये, उससे 2 दिन पहले ये। और पेपर के बाद आके दुआ करनी है कि दोबारा से इनको देखना हमें ना पड़े, और बीलो का जो भाई है वो क्या नाम है उसका, उसमें दाखिला मिल जाए। और कोई सवाल? और कोई सवाल? डन? छुट्टी करनी है, जाना है? चलो जी, जाने से पहले एक आखिरी बात, वेव 1 का इख्तिताम कर लेते हैं फॉर्मली। बेस्ट ऑफ लक, आई होप, आई विश कि आप लोग कामयाब हों।
और नेक्स्ट टाइम आपके जो ये अच्छे अच्छे से प्यारे प्यारे से चेहरे हैं वो सीलों में फिर ऑडिट में नज़र आएँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।